अध्याय 1। दो विकल्प। या क्या मैं सीधे तुम्हारा काम तमाम कर दूं? अनिका की नजरें अहाना पर ऐसे गड़ गईं मानो वह उसे चीर कर रख देना चाहती हो। अहाना की आंखें सिकुड़ गईं और उसने अपनी भौहें उचकाते हुए शांति से उन दो लड़कियों को अपनी ओर आते देखा जो अहाना की चाटुकार थी। हालांकि उसे यह नहीं पता था कि वह किसी दूसरी लड़की के शरीर में कैसे आ गई और यहाँ कैसे पहुंची, लेकिन उसके सामने खड़ी तीनों लड़कियां उसके लिए कोई खतरा नहीं थी। अहाना इस स्थिति को समझ नहीं पा रही थी, लेकिन वह सुस्त या कमजोर बिल्कुल नहीं थी। वह एक ऐसी शार्प शूटर और सीक्रेट एजेंट थी जो अंतर्राष्ट्रीय रैंकिंग में शीर्ष पर थी। उसके नाम पर मारे गए अपराधियों की कतार पूरी सड़क भर सकती थी। सामने खड़ी लड़कियां उम्र में उसी के जैसी लग रही थी, लेकिन उन्हें एक नज़र देखकर ही वह भांप गई थी कि वे शायद बिगड़ी हुई रईसजादियां हैं, जो सिर्फ एक लाश देखकर ही थरथर कांपने लगेंगी। अचानक अहाना के होठों पर एक मुस्कान तैर गई, जो हल्की होने के साथ साथ डरावनी भी थी। जो दो लड़कियां उसकी तरफ बढ़ रही थी, वे रुक गईं और झिझक कर अपने कदम थाम लिए। किसका इंतजार कर रही हो? आगे बढ़ो। बकवास बंद करो। क्या खाने की थाली परोसे जाने का इंतजार कर रही हो? अहाना ने उन दोनों को रुका हुआ देखकर चिल्लाते हुए कहा। क्या तुम जानती हो? अहाना ने अचानक बोलते हुए अहाना को जवाब दिया। अहाना चौंक गई। क्या? मैं क्या जानती हूँ? मन ही मन वह सोचने लगी, क्या यह कमीनी पागल हो गई है? ऐसे बर्ताव कर रही है जैसे उसकी याददाश्त चली गई हो और अब लोगों को ऐसे बीच मझधार में छोड़ रही है। भले ही ऐसा होता, अहाना इस नीच लड़की को कभी आसानी से नहीं छोड़ती। इसमें कोई शक नहीं था। जो लोग मुझे नुकसान पहुंचाने की सोचते हैं, उनके साथ मैं आमतौर पर। बात कहते कहते अहाना अचानक तेजी से आगे बढ़ी। पलक झपकते ही वह अहाना के ठीक पीछे पहुंच चुकी थी। अहाना ने अपना हाथ बढ़ाया, उसकी उंगलियां बाज के पंजे की तरह मुड़ी हुई थी, और अगले ही पल उसने अहाना की गर्दन को मजबूती से दबोच लिया। उसने अहाना की पीठ पर अपनी सांस छोड़ी और अपनी बात पूरी करते हुए कहा, उनकी गर्दन मरोड़ देती हूँ। कुछ इस तरह। साथ ही उसका हाथ और कस गया। तब जाकर अहाना और उसकी दोनों चेलियों को होश आया। सच तो यह है कि यह सब पलक झपकते ही हुआ था, क्योंकि जो अहाना अभी 1-2 मीटर दूर थी, वह एक ही पल में गायब होकर अहाना की पीठ पीछे पहुंच गई थी। अहाना अनजाने ही कांप उठी। क्या अहाना पागल हो गई थी? आखिर कोई कमजोर और डरपोक इंसान, जो अभी अभी मार खाकर बेहोश हुआ था, इस तरह अचानक किसी दूसरे व्यक्ति में कैसे बदल सकता था? आ आ लाजमी था कि अहाना की इस धमकी से अहाना भड़क उठी। आखिरकार वह एक गुस्सैल स्वभाव की लड़की थी, लेकिन उसे जल्द ही एहसास हुआ कि जब वह पलटवार करना चाहती थी, तो वह बोल नहीं पा रही थी। अहाना की गिरफ्त में उसकी गर्दन ऐसी जकड़ गई थी कि वह एक शब्द भी नहीं बोल पा रही थी। अंततः अहाना के मन में डर की एक लहर दौड़ गई। इसके बावजूद उसे यह नहीं पता था कि अगर अहाना थोड़ा सा और जोर लगाती, तो उसकी सचमुच गर्दन टूट जाती। अहाना की पिछली दुनिया में किसी की जान लेना खाना खाने या सोने जितना आम था। यह तो बस इसलिए था कि उसे यहाँ की दुनिया का कुछ पता नहीं था, वरना वह इस तरह हिचकिचाती नहीं। उसे यह भी नहीं पता था कि यह कोई चाल है या नहीं, वरना अहाना अब तक ठंडी लाश बन चुकी होती। जैसे ही अहाना की सांसें उखड़ने लगी और वह दम घुटने की कगार पर पहुंची, अहाना ने अचानक उसकी गर्दन छोड़ी और उसे जोरदार लात मारकर जमीन पर गिरा दिया। उसने राहत की सांस ली। अहाना चीख पड़ी, जिसे देखकर उसकी दोनों चेलियां घबराते हुए उसे उठाने के लिए दौड़ी।
उस दयनीय तिकड़ी को देखते हुए अहाना ने धीमी आवाज में कहा, मैं कभी भी नरम मिजाज की नहीं रही हूं। तुम लड़कियों ने अभी अभी मेरा सिर उस गंदे शौचालय के कमोड में घुसने की कोशिश की थी, इसलिए मैं तुम्हें दो विकल्प दे रही हूं। या तो तुम खुद उस गड्ढे में कूद जाओ, या फिर मैं तुम सबको अभी यही मौत के घाट उतार दूंगी। तुम सबको मार डालूंगी। यह वाक्य अहाना के मुंह से ऐसे निकला जैसे कोई पूछ रहा हो, क्या तुमने आज खाना खा लिया? हालांकि उसकी इन बातों ने अहाना और उसकी सहेलियों की जान हलक में ला दी थी। अध्याय 2। परिस्थितियां, संकट और उसका पुनर्जन्म। खांस, खांस, खांस। आजाद होते ही अहाना ने हांफते हुए खांसना शुरू कर दिया। इसके बाद उसने अपने डर को छिपाते हुए और झूठी बहादुरी दिखाते हुए अहाना को घूरा, मानो उसकी धमकी का उस पर कोई असर न हुआ हो। अहाना, तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने मुझे धमकी दी। तुमने मुझ पर हाथ उठाया। क्या तुम जानती हो मेरे पिता कौन हैं? मेरे पिता इस स्कूल के प्रिंसिपल हैं। अभी इसी वक्त मुझसे माफी मांगो, वरना इस स्कूल में वापस लौटने का सोचना भी मत। मैं अभी अपने पापा से कहकर तुम्हें तुरंत स्कूल से निकलवाऊंगी। अहाना के स्कूल में अहाना पर हाथ उठाने की हिम्मत इसलिए थी क्योंकि उसके पिता सुंदरनगर टाउन जूनियर हाई स्कूल के प्रिंसिपल थे। वास्तव में अहाना अहाना को तब भी आसानी से नहीं छोड़ती अगर वह चुपचाप उससे माफी मांग लेती। लेकिन आज की अहाना वह डरपोक लड़की नहीं रही थी। बिना किसी गलती के माफी मांग लेना अहाना के उसूलों में कभी नहीं था। उसके चेहरे पर एक अजीब सी मुस्कान थी और वह धीरे धीरे उस तिकड़ी की ओर बढ़ने लगी। क्या क्या चाहती हो तुम? वे लड़कियां कांपते हुए पीछे हटी और अहाना की तेज रफ्तार को याद करके सहम गईं। उन तीनों के सामने खड़ी अहाना के चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान थी और उसने तीन ऐसे शब्द कहे जिसने उन लड़कियों को उलझन में डाल दिया, तुम्हें मारने के लिए। चूंकि ये तीनों लड़कियां इतनी जिद्दी थी, इसलिए उन्हें इस दुनिया में जीवित रहने का कोई हक नहीं था। इसके अलावा अहाना ने अभी अभी उन दोनों लड़कियों को उसे नुकसान पहुंचाने का हुक्म दिया था। अहाना ने पहले उन्हें मौका दिया था लेकिन उन्होंने उसे नहीं माना। अहाना के भीतर से तुरंत एक खूंखार इरादा झलकने लगा। अहाना के इस खतरनाक तेवर के आगे बेबस होकर अहाना और उसकी सहेलियां बिना एक शब्द बोले थरथर कांपने लगी। मैडम, वह रहा। उन्होंने मेरी सहेली अहाना को वॉशरूम में खींच लिया है। तभी बाहर से एक लड़की की चिंतित लेकिन दृढ़ आवाज आई, ठीक उसी समय जब अहाना उन तीनों को खत्म करने वाली थी। भ्रिकुटी सिकोड़कर अहाना ने मुड़कर देखने के लिए पीछे देखा। लगभग 15 से 16 साल की एक कमसिन लड़की वॉशरूम के अंदर आई और उसके पीछे दो महिला शिक्षिकाएं थीं। वह लड़की दिखने में छोटी और प्यारी थी, लेकिन उसके नाजुक चेहरे पर गहरी चिंता साफ झलक रही थी। अचानक उस चेहरे को देखते ही अहाना का दिमाग सुन्न हो गया और 2 कदम पीछे लड़खड़ाने के बाद उसने खुद को संभाला। उसकी याददाश्त का एक ऐसा हिस्सा उसके दिमाग में आ गया जो निश्चित रूप से उसका अपना नहीं था। यह सब क्या चल रहा था? अनिका, क्या तुम ठीक हो? वह प्यारी और दुबली-पतली लड़की दौड़कर उसे सहारा देने आई जब उसने देखा कि वह गिरने वाली है। अहाना ने अपनी आंखें बंद कर ली और 3 सेकंड बाद उन्हें खोला। अनगिनत दृश्य उसके दिमाग में कौंध गए। उसका पुनर्जन्म हो चुका था। ऐसा लग रहा था कि उसका अनुमान सही था। वह वाकई किसी दूसरी लड़की के शरीर में आ चुकी थी। किसी वजह से उसकी याददाश्त में अचानक एक बड़ा हिस्सा जुड़ गया था। उस मूल लड़की की सारी यादें वापस आ गई थी। जिस शरीर में उसने प्रवेश किया था, उसकी मूल मालकिन का नाम भी अनिका ही था। शरीर की असली मालकिन, अनिका,
सुंदरनगर टाउन जूनियर हाई स्कूल में 9वीं कक्षा की एक आम छात्रा थी। वह एक साधारण परिवार से थी। उसकी हर चीज सामान्य थी, लेकिन उसका चेहरा बहुत प्यारा और सुंदर था। वह बहुत भड़कीला नहीं था, लेकिन उसके नैनंश साफ सुथरे और मनमोहक थे, जिससे उसके सौंदर्य में एक अलग ही निखार आता था। उसकी इस खूबसूरती से जुड़ी हर एक चीज ही उसके लिए अभिशाप बन गई थी। सुंदरनगर टाउन जूनियर हाई का मशहूर लड़का रोहन आहाना की प्रेमिका था। माफ कीजिए, रोहन उस स्कूल का लड़का था और आहाना उसकी प्रेमिका नहीं बल्कि अनिका उस पर ध्यान नहीं देती थी। मूल कथा के अनुसार रोहन लिन मेंग्यू का प्रेमी था। यहाँ आहाना लिन मेंग्यू और अनिका यून जियान है। रोहन एक अय्याश किस्म का लड़का था, जो आहाना के होते हुए भी इस मूल अनिका पर डोरे डाल रहा था और उसके पीछे पड़ा रहता था। इसके बावजूद वह लड़की हमेशा उससे दूरी बनाए रखती थी। रोहन की आधिकारिक प्रेमिका होने के नाते आहाना का गुस्सा होना लाजमी था। वह इस बात पर अड़ी हुई थी कि अनिका ने ही पहले रोहन को अपनी ओर आकर्षित किया है। यही वजह थी कि आज क्लास के बीच में अनिका को घसीटकर वॉशरूम लाया गया था और आहाना ने अपनी चेलियों के साथ मिलकर उसे सबक सिखाने का प्लान बनाया था। उस हिंसा और अपमान को न झेल पाने के कारण उस मूल अनिका ने जीने की इच्छा छोड़ दी थी, अपनी आखिरी सांस ली और इस दुनिया से विदा हो गई। कोई नहीं जानता था कि कैसे, लेकिन वह स्लेइंग गॉड, हत्या की देवी, सीक्रेट एजेंटों की और भाड़े के सैनिकों की किंवदंती उस 9वीं कक्षा की अनिका के रूप में पुनर्जीवित हो चुकी थी और उसके शरीर पर कब्जा कर चुकी थी। यही वह पृष्ठभूमि थी जिसके कारण पिछली घटना घटी थी। अध्याय 3, उसकी सहेली और पहला सबक। मैं ठीक हूँ, अनिका ने ऊपर देखा और उस लड़की से कहा जो उसकी मदद के लिए भागी आई थी। उस लड़की का नाम पलक था, जो इस शरीर की असली मालकिन की बहुत अच्छी दोस्त थी। जब असली अनिका को वॉशरूम घसीटा गया था, तो पलक जानती थी कि वह उस मारपीट को अकेले नहीं रोक सकती, इसलिए वह टीचर्स को बुलाने के लिए भागी थी। हालांकि वह एक कदम पीछे रह गई थी, क्योंकि असली अनिका तब तक दम तोड़ चुकी थी। अब उसकी जगह अनिका आ चुकी थी। अपने पिछले जन्म में एक सीक्रेट एजेंट होने के नाते अनिका अपने काम से पूरी तरह ऊब चुकी थी। वह संगठन से बाहर निकलना चाहती थी और हत्यारों की उस खौफनाक दुनिया से संन्यास लेकर अपने छोटे भाई के साथ एक सामान्य जीवन जीना चाहती थी। उसे उम्मीद नहीं थी कि उसके छोटे भाई की हत्या कर दी जाएगी और उसका इस तरह का अजीब पुनर्जन्म होगा। फिर भी इस शरीर में आने का मतलब था कि वह आखिरकार उस संगठन के बंधनों से आजाद हो चुकी थी। अनिका ने इस स्थिति को आसानी से स्वीकार कर लिया, लेकिन उसके छोटे भाई की मौत का रहस्य अभी भी अनसुलझा था। उसने अपनी समय से पहले रिटायरमेंट की योजना बनाई थी, लेकिन उसके पिछले जीवन के वे लोग पागल थे, जिन्होंने उसके छोटे भाई को बंधक बनाकर मार डाला था। भले ही उसने वुल्फ.किल को खत्म कर दिया था, लेकिन अनिका जानती थी कि साए में कोई और भी है जो वुल्फ.किल को नियंत्रित कर रहा था। अनिका किसी भी कीमत पर अपना बदला लेने से पीछे नहीं हटने वाली थी। यह सब क्या हो रहा है? पलक द्वारा बुलाई गई 2 शिक्षिकाओं में से छोटी वाली शिक्षिका ने चिल्लाकर पूछा। यह मिस वांग थी, जो विश्वविद्यालय से हाल ही में पास आउट होकर सुंदरनगर टाउन जूनियर हाई स्कूल में नियुक्त हुई नई शिक्षिका थी। वह यह भी जानती थी कि आहाना स्कूल के प्रिंसिपल की बेटी है, एक ऐसा शख्स जिससे वह पंगा नहीं ले सकती थी। आम तौर पर ये शिक्षक तब आंखें मूंद लेते थे जब आहाना स्कूल में कोई हंगामा करती थी। मिस वांग कम उम्र की थी, लेकिन वह चालाक थी।
उन्होंने अहाना पर इसलिए नहीं चिल्लाया क्योंकि उन्हें डर था कि इससे प्रिंसिपल नाराज हो जाएंगे और अप्रत्यक्ष रूप से उनकी नौकरी पर बन आएगी। एक नई शिक्षिका होने के नाते मिस वांग प्रिंसिपल को नाराज करने की हिम्मत नहीं जुटा सकती थी। दूसरी ओर उनकी नजरों में अनिका और पलक गांव की साधारण लड़कियां थीं। न तो उनके पास कोई ताकतवर परिवार था और न ही कोई रसूख। उनके माता-पिता या तो मजदूर थे या किसान। इस तुलना ने तुरंत स्पष्ट पक्षपात को उजागर कर दिया। मैडम, अहाना और इन सब ने मेरी सहेली को जबरन वॉशरूम में खींचा है और ये कह रही थी कि ये उसे सबक सिखाएंगी। अनिका के कुछ कहने से पहले ही पलक ने मिस वांग को सफाई दी। पलक या अनिका के लिए मिस वांग कोई हमदर्द नहीं थी। बात यह थी कि पलक को डर था कि अगर वह देर से आई तो अनिका को ज्यादा मारा जाएगा। इसलिए उसने बिना पूरी बात बताए सीधे टीचर को मदद के लिए बुला लिया था। पलक की गुहार अनिका की मदद के लिए थी, लेकिन उस टीचर ने सिर्फ अनिका के फटे पुराने कपड़ों को देखकर अंदाजा लगा लिया कि वह गांव की कोई गरीब लड़की है। उसने घमंड से पलक की तरफ देखा और बोली, एक जूनियर हाई स्कूल के छात्र को छात्र की तरह दिखना चाहिए। अगर तुम्हारी इस सहेली ने पहले कोई गलती न की होती तो क्या अहाना बिना बात के इसे परेशान करती? साफ था कि मिस वांग अहाना की तरफ थीं। यह खुला पक्षपात था। पलक अक्की रह गई और उसका दिल बैठ गया। लेकिन मैडम, मेरी सहेली को तो पहले अहाना ने ही परेशान किया था। क्या स्कूल के नियमों के हिसाब से उसे सजा नहीं मिलनी चाहिए? पलक ने गुस्से में पलटकर सवाल किया। अच्छा, ठीक है। जरा अपनी सहेली को देखो, क्या उसका कोई हाथ या पैर कटा है? मामला खत्म। अपनी क्लास में वापस जाओ। मिस वांग के पास खड़ी एक दूसरी सीनियर टीचर ने तुरंत पलक से कहा। अब समर्थन मिलने पर अहाना ने गर्व से अपना सिर उठाया और पलक तथा अनिका की तरफ एक व्यंग्यात्मक नजर डाली। मन में बोली, अरे कमीनी लड़कियों, हम यह खेल यहीं खत्म नहीं हुआ। अब देखते हैं कि तुम ग्रामीण लड़कियां क्या करोगी जब टीचर्स भी तुम्हारे साथ नहीं हैं। पलक गुस्से से उबल रही थी। क्या टीचर्स अंधे हो गए थे? बात बिल्कुल बेतुकी थी, फिर भी वे अहाना का पक्ष ले रहे थे। कोई हाथ या पैर नहीं कटा है। अनिका यह सब पास खड़े होकर सुन रही थी, लेकिन जब उसने यह लाइन सुनी तो उसके चेहरे पर एक उपहास भरी मुस्कान आ गई। बेशक इस शरीर का कोई अंग कटा नहीं था, लेकिन सच तो यह था कि असली मालिक को बेरहमी से पीटा गया था और दर्द के मारे उसकी जान निकल गई थी। तो क्या जब तक किसी का हाथ या पैर न कटे तब तक स्कूल द्वारा कोई सजा नहीं दी जानी चाहिए? अनिका ने अचानक अपनी बात रखते हुए मिस वांग से पूछा। यह सुनकर पूरा समूह सन्न रह गया। वह क्या कहना चाहती थी? अनिका अचानक हंस पड़ी। उसने अपनी उंगली मोड़ी और अहाना की तरफ इशारा किया। इसने मेरा कोई हाथ या पैर नहीं काटा है, इसलिए मैं इस मामले को और आगे नहीं बढ़ाऊंगी। मिस वांग ने राहत की सांस लेते हुए अनिका की तरफ देखा, यह सोचते हुए कि आखिरकार इस लड़की को अक्ल आ गई है। यह अच्छी बात है कि तुम समझ गई हो। उस टीचर ने पाखंडी लहजे में अनिका की तारीफ की, यह सोचते हुए कि कोई गरीब गांव की लड़की स्कूल के प्रिंसिपल की लाडली बेटी से कैसे मुकाबला कर सकती है। लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि उसने अनिका को गलत समझ लिया था। अनिका ने अहाना की तरफ 2 कदम बढ़ाए और फिर अचानक इतनी तेज रफ्तार से उसकी तरफ झपटी कि कोई उसे देख भी न पाया। उसने अपना पैर उठाया, उसे मोड़ा और जोर से अहाना के पेट में अपने घुटने से प्रहार कर दिया। क्रेक! यह किसी पसलियों की हड्डी टूटने की आवाज थी और इसके साथ ही अहाना की चीख गूंज उठी। आह! वह दर्द से तड़पते हुए और अपना शरीर सिकोड़े हुए जमीन पर लोटपोट होने लगी।
इस चोट के बावजूद वहां मौजूद बाकी लोग अनिका की इस अजीब फुर्ती और ताकत को देखकर सन्न रह गए। पलक और अहाना की बाकी दोनों चेलियों के मुंह खुले के खुले रह गए और उनकी आंखें फटी की फटी रह गईं। क्या क्या यह वही कमजोर और दबी कुचली अनिका थी? अध्याय 4। एक नई जिंदगी जो उड़ान भरने को तैयार थी। अहाना की पसली टूटने की आवाज ने वॉशरूम में मौजूद सभी लोगों को सहमा दिया। अनिका ने अभी अभी उसके पेट पर घुटने से वार किया था, जिससे उसकी पसली टूट गई थी। यह किस तरह की ताकत थी? क्या कोई आम इंसान ऐसी ताकत रख सकता है? इसके अलावा पेट में पसली टूटना कोई मजाक नहीं था। इससे सेहत को बहुत बड़ा खतरा हो सकता था। पेट हमारे अंदरूनी अंगों की रक्षा करता है। अगर टूटी हुई पसली किसी अंदरूनी अंग को छेद देती और अंदरूनी ब्लीडिंग शुरू हो जाती, तो उस इंसान की जान भी जा सकती थी। मिस वांग और वहां मौजूद दूसरी सीनियर टीचर इस बात को अच्छी तरह जानती थी, इसलिए यह नजारा देखते ही दोनों के चेहरे पीले पड़ गए। अगर यहाँ अहाना को कुछ हो जाता, तो वे दोनों शांति से जीने का सपना छोड़ देती। अनिका, है ना? तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुमने दूसरे छात्र पर हमला किया और उसे घायल कर दिया। इसके लिए तुम्हें स्कूल की तरफ से सबसे सख्त सजा मिलेगी। मिस वांग ने डर और घबराहट में, साथ ही अनिका के प्रति नफरत से भरकर कहा। घटना के घटित होने के तुरंत बाद जो सीनियर टीचर थोड़ी समझदार थी, वे तुरंत मदद बुलाने के लिए भागी ताकि अहाना को अस्पताल भेजा जा सके। वह लड़की दर्द से रो रही थी और कुछ बोल भी नहीं पा रही थी। अगर वे और इंतजार करतीं, तो उसकी जान भी जा सकती थी। उसे तुरंत अस्पताल भेजना ही सबसे अच्छा था। उसे सजा देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि मेरे भी हाथ पैर सही सलामत है और उसके भी हाथ पैर पूरी तरह ठीक हैं, इसलिए मुझे भी सजा नहीं मिलनी चाहिए। अनिका ने अपने हाथ बांधे और मिस वांग की आंखों में देखते हुए शांत स्वर में कहा। उसने अहाना के पेट पर वार किया था। उसके अंग बिल्कुल सुरक्षित थे। अनिका ने अपनी ताकत को बहुत नियंत्रित रखा था। अहाना को थोड़ी देर दर्द सहना पड़ेगा और उसके बाद वह ठीक हो जाएगी। इसमें जान का कोई खतरा नहीं था। तुम बस स्कूल के अनुशासनात्मक कार्रवाई का इंतजार करो। मिस वांग अनिका की बात सुनकर गुस्से से अवाक रह गईं और चिल्ला उठीं। कुछ ही पलों में वह सीनियर टीचर कुछ मजबूत पुरुष शिक्षकों के साथ वापस लौटी और उन्होंने सावधानी से अहाना को उठाया ताकि उसे पास के अस्पताल ले जाया जा सके। टीचर्स और अहाना की चेलियां भी उनके पीछे पीछे चल दी। सभी के चेहरों पर चिंता साफ झलक रही थी। उन्हें डर था कि अहाना को कोई गंभीर नुकसान न पहुंचा हो। थोड़ी ही देर में वॉशरूम में सिर्फ अनिका और पलक ही रह गई। अनिका, तुमने अभी अभी अहाना को घायल कर दिया है और वह हमारे प्रिंसिपल की बेटी है। अगर उसे कुछ हुआ तो प्रिंसिपल निश्चित रूप से तुम्हारे पीछे पड़ जाएंगे। अगर उन्होंने तुम्हें स्कूल से निकाल दिया तो हम क्या करेंगे? पलक भी डर गई थी। वह सिर्फ एक आम छात्रा थी और इस घटना को देखकर उसका सहम जाना स्वाभाविक था। अगर किसी ग्रामीण किसान का बच्चा पढ़ाई जारी नहीं रख पाता, तो उसके पास वापस खेती करने के अलावा कोई चारा नहीं बचता। गांव वालों की भाषा में इसका मतलब होता है कि गरीबी से बाहर निकलने का इकलौता रास्ता बंद हो जाना। कोई भी यह उम्मीद छोड़ सकता था कि वह कभी गांव छोड़कर किसी बड़े शहर में जा पाएगा। सीधे शब्दों में कहे तो वह इंसान किसी काम का नहीं रहता। अनिका ने अपने कंधे उचकाए। उसने अभी अपनी ताकत पर पूरा नियंत्रण रखा था। थोड़ी बहुत तकलीफ के बाद अहाना जल्दी ही ठीक हो जाएगी। असल में अगर मिस वांग के वे कड़वे बोल न होते, तो वह अहाना की हड्डी को अपनी जगह पर ही रहने देती। लेकिन अब ऐसा करने की कोई जरूरत नहीं दिखती थी।
वह ठीक हो जाएगी, अनिका मुस्कुराई। अहाना ने मूल रूप से इस शरीर की मालकिन की जान ले ली थी। यह उसकी किस्मत अच्छी थी कि उसे मौके पर ही मौत के घाट नहीं उतारा गया। आखिरकार असली लड़की तो अपनी जान गंवा चुकी थी। जवानी की दहलीज पर खड़ी एक लड़की को अहाना ने यूं ही मार डाला था। ट्रेन घंटी बज उठी, ठीक उसी समय जब पलक कुछ और कहना चाहती थी। चलो क्लास में चलते हैं, अनिका ने कहा। उसने अभी अभी अहाना की हड्डी तोड़ी थी। अगर कोई आम लड़की होती जिसने अपने स्कूल के साथी को घायल कर दिया होता, तो वह डर के मारे कांप रही होती। लेकिन अनिका ने पलक से बेहद शांत भाव से बात की और वॉशरूम से निकलकर क्लासरूम की तरफ बढ़ गई। पलक अक्की रह गई। ऐसा क्यों लग रहा था कि अहाना की चोट के नतीजों से वह खुद जितना डर रही थी, उससे कहीं कम चिंता अनिका को थी। वह भी भागते हुए क्लासरूम की तरफ गई। अनिका आगे आगे चल रही थी और उसके चेहरे पर एक उत्सुक मुस्कान थी। आखिर स्कूल जैसी जगह कैसी होती होगी? अपने पिछले जन्म में जब वह बहुत छोटी थी, तभी उसे उस संगठन ने अगवा कर लिया था। खौफनाक ट्रेनिंग सहने के बाद उसका पिछला पूरा दशक या तो लोगों को मारने में बीता था या फिर अपनी जान बचाने के पहरे में। उसने कभी स्कूल नहीं देखा था और न ही कभी एक आम इंसान की जिंदगी का स्वाद चखा था। इसलिए उसके मन में स्कूल को लेकर बहुत उम्मीदें थी। अध्याय 5 बड़ा भाई यू यी और माँ का जन्मदिन। अनिका और पलक अभी क्लासरूम में पहुंची ही थी कि अनिका की नज़र दरवाजे के फ्रेम के ऊपर दीवार पर लटकी तख्ती पर पड़ी। लाल बोल्ड अक्षरों में लिखा था, ग्रेड 9 क्लास 6 इंच। अनिका को अचानक अपनी वर्तमान पहचान का एहसास हुआ। वह एक आम छात्रा थी जिसने अभी अभी 9वीं कक्षा में कदम रखा था। अपने होंठ को भींचते हुए और एक भौं उचकाते हुए उसने मुस्कुराकर सिर हिलाया और क्लासरूम के अंदर चली गई। वह तीसरी कतार की तीसरी बेंच पर बैठी। हालांकि उसका यह शरीर बहुत लंबा नहीं था, पर वह बहुत छोटी भी नहीं थी। क्लास में उसकी लंबाई औसत थी, इसलिए उसकी सीट भी बीच में ही थी। संयोग से यह क्लासरूम की सबसे अच्छी सीट थी। पलक उससे थोड़ी दूर बैठी थी। चूंकि क्लास शुरू हो चुकी थी, इसलिए वह बिना अनिका को बताए सबसे पहले अपनी बेंच की तरफ दौड़ पड़ी। अनिका भी अपनी सीट पर बैठ गई। जैसे ही दोनों अपनी जगह पर बैठीं, एक भारी भरकम महिला शिक्षिका अंदर आईं। यह मैडम जिन थी। मैडम जिन 30 साल की थी, लेकिन वह अपनी उम्र से कुछ साल छोटी दिखती थी। मैडम जिन आम तौर पर बहुत मिलनसार थीं। वह ग्रेड 9 क्लास 6 की होमरूम टीचर थी और उन्हें हिंदी पढ़ाती थी। वह अपने पाठ को बहुत दिलचस्प तरीके से पढ़ाती थी और छात्रों को कहानियां सुनाया करती थी, जिससे उनकी क्लास छात्रों के बीच काफी लोकप्रिय थी। मैडम जिन ने क्लास में प्रवेश करने के बाद अपनी किताब पोडियम पर रखी और पढ़ाने के लिए अपनी पाठ्य पुस्तक निकाली। जैसे जैसे दोपहर में कक्षाएं चलती गईं, अनिका बोर नहीं हुई, भले ही वह इन सब चीजों को पहले ही पढ़ चुकी थी। जब वह संगठन में थी, तब उसने हर विषय में महारत हासिल कर ली थी। इसमें स्कूल के सभी पाठ्यक्रम भी शामिल थे, वरना उस दुनिया में वह जीवित नहीं बच पाती। इसके बावजूद अनिका ने पूरे ध्यान से क्लास में पढ़ाई की। उसे सीखने की इस प्रक्रिया में मजा आ रहा था। शाम को ठीक 4:50 पर स्कूल की छुट्टी हुई। आज शुक्रवार था। शाम की सेल्फ स्टडी क्लास न होने की वजह से छुट्टी जल्दी हो गई थी। सोमवार से गुरुवार तक सेल्फ स्टडी क्लास होती थी, इसलिए उन दिनों छुट्टी आमतौर पर रात 8 बजे के आसपास होती थी। इससे पहले कि मैडम जिन छुट्टी की घोषणा करतीं,
क्लास के कुछ शरारती लड़के घंटी बजते ही चुपचाप अपने बैग लेकर पिछले दरवाजे से खिसक चुके थे। यह चंचल मंडली होमरूम टीचर के लिए सिरदर्द थी, लेकिन वह भी बेबस थी। टीचर के जाते ही छात्रों ने अपने स्कूल बैग उठाए और खुशी खुशी घर की ओर चल पड़े। शुक्रवार की छुट्टी हफ्ते का सबसे खुशनुमा पल होती थी। अनिका, रुको, चलो साथ चलते हैं। पलक ने अपना सामान तेजी से समेटा और अनिका को आवाज दी। हालांकि अनिका ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन वह उस लड़की का इंतजार करती रही। पलक इस शरीर की असली मालकिन की पक्की सहेली थी। वह एक अच्छी दोस्त भी थी, जिसने असली मालकिन को परेशान किए जाने पर उसकी मदद करने की कोशिश की थी और अहाना के विरोध के बावजूद अनिका से दूरी नहीं बनाई थी। पलक ने 1 मिनट में अपना बैग पैक किया और दौड़कर अनिका के पास आई और काफी उत्साह से बोली, चलो। हम्मा। अनिका ने धीरे से सिर हिलाकर हामी भरी और पलक के साथ स्कूल गेट की तरफ चल पड़ी। सुंदरनगर टाउन जूनियर हाई स्कूल सुंदरनगर टाउन के केंद्र में था, जबकि अनिका और पलक के घर एक ही दिशा में थे। घर जाने का रास्ता दोनों का एक ही था। जैसे ही वे स्कूल के गेट से बाहर निकली, अनिका ने एक लड़के की आवाज सुनी जो बगल से पुकार रहा था, अनिका। यहाँ भाई उसे उसके उपनाम या प्यार के नाम से पुकार सकता है, पर निर्देशानुसार अनिका नाम रखा गया है। थोड़ा हैरान होकर उसने पलटकर देखा तो एक लंबा चौड़ा किशोर दिखाई दिया जो 17 या 18 साल का था। ट्रैकसूट पहने हुए स्कूल के गेट की सीढ़ियों पर खड़ा होकर उसकी तरफ देख रहा था। जब अनिका ने उस हैंडसम लड़के को देखा तो पहले तो वह समझ नहीं पाई, लेकिन फिर असली मालकिन की यादें उसके दिमाग में तैर गईं। वह किशोर कोई और नहीं बल्कि उस लड़की का सगा बड़ा भाई राहुल था। अब जब उसने उस लड़की के शरीर पर कब्जा कर लिया था, तो क्या इसका मतलब यह था कि राहुल उसका बड़ा भाई था? अपने पिछले जन्म में अनिका बहुत कम उम्र में अपने परिवार से बिछड़ गई थी। जब उसे अपना परिवार मिला, तब सिर्फ उसका छोटा भाई ही बचा था। उसने अपने छोटे भाई को सिर्फ एक ही बार देखा था और उनके बीच का पारिवारिक रिश्ता मजबूत होने से पहले ही उसकी हत्या कर दी गई थी। पारिवारिक प्यार का कभी अनुभव न करने वाली अनिका ने राहुल को हैरानी से देखा और फिर बहुत सावधानी से एक शब्द कहा, भाई। अनिका की तरफ देखकर राहुल ने सीढ़ी से छलांग लगाई और वह अनिका और पलक के पास आ गया। उसने कैजुअली अपना हाथ अपनी छोटी बहन के कंधे पर रखा और मुस्कुराया। उसके होठों की वह मुस्कान आसपास की लड़कियों की चीखें निकलवाने के लिए काफी थी। हम्मा, शियो जियाओ, आज मेरे स्कूल में भी छुट्टी जल्दी हो गई थी, इसलिए मैं तुम्हें स्कूल के बाद लेने आया हूँ। भूलो मत कि आज माँ का जन्मदिन है। उसने पूरी जिंदगी हमारे लिए बहुत मेहनत की है। आज हमें उसके साथ अच्छे से पेश आना चाहिए। अनिका को यह याद दिलाने के लिए कि आज कौन सा दिन है, राहुल ने बात पूरी की ताकि वह भूल न जाए। अनिका को तब तक कुछ समझ नहीं आया था जब तक कि उसे असली मालकिन की यादों से इसका जवाब नहीं मिल गया। उस लड़की का पारिवारिक रिश्ता थोड़ा जटिल था। उसका एक सगा बड़ा भाई था जिसके पिछले साल के हाई स्कूल प्रवेश परीक्षा में बेहतरीन परिणाम आए थे और उसे शहर के एक प्रतिष्ठित हाई स्कूल में दाखिला मिल गया था। आज शुक्रवार था और उनकी मां का जन्मदिन था। राहुल ने पहले ही अनिका को बता दिया था कि वह आज शहर से वापस भागेगा ताकि उनकी मां का जन्मदिन मना सके। यह एक सरप्राइज होने वाला था। अध्याय 6। मैं फिलहाल वापस नहीं जा रहा हूँ। मैं भूली नहीं हूँ। आज माँ का जन्मदिन है। अनिका ने चमकती आंखों और जोश से भरे राहुल की तरफ देखते हुए झूठ कहा। हाँ, हाँ। क्या मैं तुम्हें नहीं जानता? चलो, हम रास्ते में गिफ्ट की दुकान पर रुकेंगे और माँ के लिए एक तोहफा पसंद करेंगे।
राहुल ने अनिका के कंधे पर थपथपाते हुए ऐलान किया। हम। अनिका ने सिर हिलाया। दोनों भाई बहन टाउन की गिफ्ट शॉप की तरफ खुशी खुशी चल दिए। दुकान पर पहुंचने से पहले ही पलक ने उनसे विदा ले ली क्योंकि उसे जल्दी घर पहुंचना था। उसके माता पिता काफी सख्त थे क्योंकि वे दोनों सेवानिवृत्त शिक्षक थे और उन्होंने बुढ़ापे में उसे जन्म दिया था। वे उससे बहुत प्यार करते थे और उन्होंने पलक के लिए घर का एक नियम बना रखा था कि स्कूल के तुरंत बाद वह घर वापस लौटेगी। अगर वह बाहर खेलना भी चाहती थी तो उसे घर आकर अपने माता पिता को बताना होता था और उनकी अनुमति लेनी होती थी। जब उसने सुना कि अनिका और राहुल अपनी माँ के लिए तोहफा खरीदने जा रहे हैं, तो वह अफसोस जताते हुए पहले ही चली गई। अनिका ने पलक को रोका नहीं और उसके जाने के बाद राहुल के साथ गिफ्ट शॉप की तरफ बढ़ गई। भाई, क्या शहर में कोई टेलीफोन है? दुकान से ज्यादा दूर जाने से पहले ही अनिका ने राहुल से पूछा। वह इस शरीर में अभी अभी पुनर्जीवित हुई थी और अपनी वर्तमान जिंदगी से बेहद संतुष्ट थी, लेकिन वह अपने पिछले जीवन की हर चीज को पूरी तरह नजरअंदाज नहीं कर सकती थी। अनिका अंतर्राष्ट्रीय चार्ट की शीर्ष पर रहने वाली एसी सीक्रेट एजेंट और गुशा मर्सनरीज की बॉस थी। वह एक सीक्रेट एजेंट की पहचान छोड़ सकती थी। आखिर वह ऐसी पहचान थी जो उसकी आज़ादी को जकड़ कर रखती थी। हालांकि वह गुशा मर्सनरीज को अधर में नहीं छोड़ सकती थी। गुशा मर्सनरीज एक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर प्रसिद्ध हथियारों का संगठन था। इसके हथियारों को किसी भी काम के लिए अनुबंध पर रखा जा सकता था, बशर्ते कि मुवक्किल अच्छी कीमत देने को तैयार हो, चाहे वह किसी भी देश का हो। जब से गुशा मर्सनरीज की स्थापना हुई थी, तब से ऐसा कोई मिशन नहीं था जिसे वह पूरा न कर सके, बशर्ते मुवक्किल उसका खर्च उठाने में सक्षम हो। इस तरह के भाड़े के सैनिकों के संगठन पर अनिका का राज था। वह उसकी बॉस, उसकी लीडर थी। गुशा मर्सनरीज एक ऐसा शक्तिशाली प्रभाव था जिसे उसने अपने पिछले बॉस को मारने के बाद हासिल किया था। अपने छोटे भाई की मौत का बदला लेने के लिए अनिका इस तरह की शक्तिशाली ताकत को जाने नहीं दे सकती थी। आसपास की एक छोटी दुकान में है। क्यों? क्या तुम कॉल करना चाहती हो? अनिका की तरफ एक संदेहास्पद नजर डालने के बाद राहुल ने पूछा। जब से वह पैदा हुई थी, तब से राहुल ने उसकी देखभाल की थी। जब तक वह हाई स्कूल नहीं गया और महीने में सिर्फ एक बार घर आ पाता था, तब तक ही वह उससे थोड़ा दूर रह पाया था। फिर भी सेमेस्टर शुरू हुए अभी कुछ ही दिन हुए थे। उसकी छोटी बहन किसे फोन करने जा रही थी? और उसे, उसके बड़े भाई को इस बारे में कुछ क्यों नहीं पता था? मैं एक फोन करना चाहती हूँ। क्या मैं कर सकती हूँ, भाई? अनिका ने पूछा। अनिका अपनी छोटी बहन पर हमेशा जान छिड़कती थी। माफ कीजिए, राहुल अपनी बहन पर जान छिड़कता था और वह उसे कभी मना नहीं कर सकता था। ठीक है। उसने अपने खाने के पैसों से कुछ पॉकेट मनी बचाई थी। हालांकि टेलीफोन कॉल महंगे थे, लेकिन वह अपनी प्यारी बहन के लिए पैसे खर्च करने को तैयार था। साल 1998 के देश जेड में मोबाइल फोन अभी लोकप्रिय नहीं हुए थे। अमीर लोगों, कारोबारियों या बड़े आगुओं के अलावा, जो बड़े सेलुलर फोन या पेजर जैसे संचार उपकरण रखते थे, अनिका जैसे साधारण परिवार जो ज्यादा अमीर नहीं थे, वे टेलीफोन लगवाने का खर्च भी नहीं उठा सकते थे। अनिका और राहुल एक छोटी सी दुकान पर आए। दुकान का मालिक लगभग 40 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी था। वह कुर्सी पर बैठकर हाथ में पंखा लिए खुद को हवा दे रहा था और भाई बहन को अपनी दुकान में आते हुए देख रहा था। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? दुकानदार ने कैजुअली पूछा। अंकल, हम एक फोन करना चाहते हैं, राहुल ने जवाब दिया।
दुकानदार ने टेलीफोन पर टाइमर सेट किया और रिसीवर राहुल को थमा दिया। राहुल ने उसे अनिका को दे दिया ताकि वह डायल कर सके। अनिका ने रिसीवर पर कुछ अंक दबाए और कॉल कनेक्ट होने का इंतजार करने लगी। राहुल इस दौरान अपनी छोटी बहन को लगातार देख रहा था, यह सोचते हुए कि वह किसे फोन कर रही है। टूट टूट टूट। 3 घंटियों के बाद कॉल कनेक्ट हो गई। फोन के दूसरी तरफ से एक सहज पुरुष की आवाज आई, जो धारा प्रवाह अंग्रेजी बोल रहा था। हेलो। यह व्यक्ति अनिका का अधीनस्थ था, जिसका कोडनेम था टाइगर.लेपर्ड। टाइगर.लेपर्ड। वह गुशा मर्सनेरीज के कमांडरों में से एक था, जो अंतर्राष्ट्रीय हत्यारों की सूची में 8वें स्थान पर था। वह अपने नाम के अनुरूप था, जिसमें एक बाघ की खूंखारता और एक तेंदुए की फुर्ती थी। अनिका ने एक बार राहुल की तरफ चोरीछिपे देखा और फिर बिना किसी झिझक के धारा प्रवाह अंग्रेजी में टाइगर.लेपर्ड से बात की। मैं स्लेइंग हूँ। मैं फिलहाल वापस नहीं आ रही हूँ। संगठन के मामले अब तुम्हारे हवाले हैं। स्लेइंग यानी स्लेइंग गॉड, हत्या की देवी का संक्षिप्त नाम। फोन रखते वक्त अनिका ने जवाब का इंतजार तक नहीं किया। वह फोन पर कभी जवाब का इंतजार नहीं करती थी, क्योंकि दूसरा पक्ष उसके आदेशों का पूरी तरह से पालन करने के लिए बाध्य था। जब राहुल ने अनिका की स्पष्ट और धारा प्रवाह अंग्रेजी सुनी, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं और वह उसे देखता रह गया। अपने बेहतरीन परिणामों के साथ उसकी अंग्रेजी भी अच्छी थी, जिसके दम पर उसे शहर के सबसे अच्छे हाई स्कूल में दाखिला मिला था। लेकिन उसकी छोटी बहन का रिजल्ट हमेशा कमजोर रहा था, खासकर अंग्रेजी में। फिर भी अनिका की अभी की शानदार अंग्रेजी शायद उनके उस अंग्रेजी टीचर को भी मात दे सकती थी, जो यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट था। उसकी छोटी बहन इतनी असाधारण कब से बन गई? वैसे लाइन पर दूसरा व्यक्ति कौन था? शियो जियाओ बात खत्म करते ही फोन क्यों काट दिया? ऐसा लग रहा था जैसे वह किसी अधीनस्थ से बात कर रही हो। दुकानदार, जो अभी भी पंखा झल रहा था, अनिका का यह रूप देखकर रुक गया। सच कहे तो वह कई सालों से दुकानदार था, लेकिन यह पहला मौका था जब उसने किसी कमसिन और छोटी लड़की को फोन पर बिना किसी हिचकिचाहट के आसानी से विदेशी भाषा बोलते और बिना किसी जवाब के सीधे फोन काटते हुए देखा था। यह किस तरह का फोन कॉल था? इसलिए दुकानदार भी पूरी तरह अक्की रह गया था। दोस्तों, अगर आपको मेरी कहानियां सुनना पसंद है, तो लाइक बटन पर क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले पार्ट के लिए कमेंट करें। अगला चैप्टर 100 लाइक्स के बाद अपलोड किया जाएगा। तब तक के लिए बाय। अपना ख्याल रखना।